नमस्कार बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है जो हम आज डिस्कस करेंगे दैट इज कन्फॉर्मेशन। कन्फॉर्मेशन क्या होती है? कन्फॉर्मेशन सच अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन स्पेस दैट कैन बी इंटरकन्वर्टेड बाय रोटेशन अराउंड सिंगल बॉन्ड। जो कन्फॉर्मेशन यानी कि अरेंजमेंट ऑफ एटम का है इन स्पेस के अंदर, वो कन्फॉर्म हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है वो फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर या फिर वन स्ट्रक्चर टू अनदर बाय रोटेशन अराउंड सिंगल बॉन्ड। उसको हम क्या बोलते हैं? कन्फॉर्मेशन। और लास्ट टाइम जैसे कि हमने जो भी पीछे लेक्चर डिस्कस किए हैं, जितने भी लेक्चर डिस्कस किए हैं, उसके अंदर हमने कन्फिग्रेशन डिस्कस की है। कन्फिग्रेशन के अंदर अगर आप सिंपल कंपाउंड की बात करें दैट कंटेन कायरल कार्बन, तो उसके अंदर हमने आर एंड एस कन्फिग्रेशन को हमने डिस्कस किया है। अगर आप ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की बात करें, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की बात करें, इन विच द अरेंजमेंट ऑफ एटम एंड कंपाउंड अराउंड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अराउंड जो हमारे पास अरेंजमेंट ऑफ एटम का था स्पेस के अंदर, उसको हम ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कहते थे। लेकिन आज का जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट इज कन्फॉर्मेशन। कन्फॉर्मेशन क्या है? कन्फॉर्मेशन सच अरेंजमेंट ऑफ एटम इन स्पेस, अरेंजमेंट है एटम का स्पेस के अंदर, दैट कैन बी इंटरकन्वर्टेड इनटू वन अनदर, एक से दूसरे के अंदर कन्वर्ट हो जाता है बाय रोटेशन अराउंड सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड के अराउंड उनका रोटेशन हो जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? कन्फॉर्मेशन। सबसे पहले अगर हम कन्फॉर्मेशन डिस्कस करें, कन्फॉर्मेशन जो हमारे सिलेबस के अंदर वो डिस्कस करेंगे हम दैट इज इथेन, ब्यूटेन एंड हेक्सेन। हेक्सेन के अंदर साइक्लोहेक्सेन की हम कन्फॉर्मेशन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर आप इथेन की बात करें, इथेन देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ कन्फॉर्मेशन, इनफाइनाइट नंबर ऑफ कन्फॉर्मेशन इथेन की हमारे पास होती हैं। लेकिन जो हम मेनली डिस्कस करते हैं कन्फॉर्मेशन, वो हम सिर्फ दो ही कन्फिग्रेशन डिस्कस करते हैं दैट इज एक्लिप्स और स्टैगर्ड कन्फॉर्मेशन। अब एक्लिप्स और स्टैगर्ड कन्फॉर्मेशन क्या है, उसको हमने समझने के लिए हमें एक स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा दैट इज साहॉर्स फॉर्मूला ऑफ इथेन और न्यूमैन प्रोजेक्शन। और न्यूमैन प्रोजेक्शन हम समझेंगे चाहे हम इथेन की कन्फॉर्मेशन डिस्कस कर रहे हो, चाहे हम ब्यूटेन की कन्फॉर्मेशन डिस्कस कर रहे हैं। अगर इसमें आप देखो, मैंने साहॉर्स फॉर्मूला इथेन का ड्रा किया हुआ है, इथेन का साहॉर्स फॉर्मूला। ओके, साहॉर्स फॉर्मूला इथेन में क्या होते हैं? देयर आर टू कार्बन एटम, दो कार्बन एटम होते हैं इथेन के अंदर, जिसके अंदर एवरी कार्बन एटम अटैच विथ थ्री हाइड्रोजन, तीन हाइड्रोजन के साथ अटैच होता है। अब आप यहां पे देखो दैट इज कार्बन नंबर 1 और दैट इज कार्बन नंबर 2। यहां पे ये कार्बन नंबर 1 है और कार्बन नंबर 2 है। दो कन्फॉर्मेशन हमने यहां पे ड्रा की हुई है दैट इज एक्लिप्स और स्टैगर्ड कन्फॉर्मेशन। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले हमने बोला कि इथेन की देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ कन्फॉर्मेशन। इनफाइनाइट नंबर ऑफ कन्फॉर्मेशन हम कैसे कह रहे हैं? और लेकिन हमने ड्रा सिर्फ, मैंने ये भी बात कही जो हम मेनली डिस्कस करेंगे दैट इज अबाउट एक्लिप्स और स्टैगर्ड कन्फॉर्मेशन, सिर्फ एक्लिप्स और स्टैगर्ड कन्फॉर्मेशन के बारे में ही डिस्कस करेंगे। लेकिन हम इनफाइनाइट नंबर क्यों कह रहे हैं? अब अगर आप सबसे पहले स्ट्रक्चर 1 के अंदर देखो दैट इज स्ट्रक्चर 1 एंड दैट इज स्ट्रक्चर 2। स्ट्रक्चर 1 को हम कह रहे हैं एक्लिप्स कन्फॉर्मेशन एंड स्ट्रक्चर सेकंड इज स्टैगर्ड कन्फॉर्मेशन। स्टैगर्ड कन्फॉर्मेशन मींस, स्टैगर्ड को आप दूसरे वर्ड में एंटी कन्फॉर्मेशन भी कह सकते हो। अब हम क्यों कह रहे हैं इनफाइनाइट नंबर ऑफ कन्फॉर्मेशन? अब यहां पे अगर आप इसको कन्फॉर्मेशन को व्यू करो, अगर आप इस साइड से व्यू करते हो इस कंपाउंड को, यहां से आप देखते हो इस साइड से, तो क्या आपको दिखेगा? एक कार्बन है, एक कार्बन के पीछे ही दूसरा कार्बन है और एक हाइड्रोजन के पीछे ये हाइड्रोजन है। इट मींस जो हमारे पास नंबर 1 हाइड्रोजन है उसके बिल्कुल बैक साइड के अंदर
दूसरा हाइड्रोजन है। उसी तरीके से जो हमारे पास कार्बन नंबर 2 का सेकंड हाइड्रोजन एटम है, उसके सेम बिल्कुल पीछे बैक साइड कार्बन नंबर 1 का दूसरा हाइड्रोजन है। इसी तरीके से थर्ड हाइड्रोजन की अगर आप बात करो, थर्ड हाइड्रोजन भी उसके बिल्कुल बैक साइड के अंदर है। अब हम इनफाइनाइट नंबर कैसे कहेंगे और स्टैगर्ड कन्फॉर्मेशन कैसे फॉर्म हुई? आपने जो कार्बन नंबर 1 है इसको एज इट इज रखा, और जो हमारे पास कार्बन नंबर है सेकंड, उसके अराउंड बॉन्ड है जो कार्बन 3 हाइड्रोजन बॉन्ड है, उनको आपने 180 डिग्री पे रोटेट कर दिया। जैसे हमने 180 डिग्री पे रोटेट किया है, उसी तरीके से आप कार्बन नंबर 1 को फिक्स करके इसको रोटेट करते जाओ। अब फॉर एग्जांपल अगर आप इसको 1 डिग्री पे रोटेट करते हो तो हाइड्रोजन इस साइड आ जाएगा। उसी तरीके से आप जितनी भी डिग्री पे रोटेशन करोगे उसके नंबर ऑफ कन्फॉर्मेशन बनते जाएंगे। लेकिन यहां हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो सिर्फ 2 कन्फॉर्मेशन डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज एक्लिप्स कन्फॉर्मेशन और स्टैगर्ड कन्फॉर्मेशन। स्टैगर्ड कन्फॉर्मेशन क्यों कह रहे हैं? हमने कार्बन नंबर फिक्स कर रखा हमने, और सेकंड कार्बन है जो उसको हमने 180 डिग्री पे रोटेट कर दिया उसके राउंड बॉन्ड को। जब हमने इसको 180 डिग्री पे रोटेट कर दिया तो इसका मतलब जो हमारे पास स्टैगर्ड कन्फॉर्मेशन आई है, कार्बन नंबर 1 का जो हाइड्रोजन है और कार्बन नंबर 2 का 1 हाइड्रोजन है वो बिल्कुल एक दूसरे के एंटी हो गए, बिल्कुल अपोजिट। ये यहाँ पे, ये यहाँ पे। इसी तरीके से ये बिल्कुल उसके अपोजिट और ये इसके अपोजिट। इस कन्फॉर्मेशन को हम क्या कहते हैं? स्टैगर्ड कन्फॉर्मेशन, या फिर एक्लिप्स, या फिर स्टैगर्ड कन्फॉर्मेशन, या फिर एंटी कन्फॉर्मेशन। एंटी क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसके अंदर जो कार्बन के साथ हाइड्रोजन है और दूसरे कार्बन के जो हाइड्रोजन है वो बिल्कुल 180 डिग्री पे है एक दूसरे के, इसलिए हम इनको एंटी कन्फॉर्मेशन भी कहते हैं। दिस इज द साहॉर्स फॉर्मूला, इसको हम साहॉर्स फॉर्मूला कहते हैं, साहॉर्स फॉर्मूला ऑफ इथेन। अब हम साहॉर्स फॉर्मूला से ही डिस्कस करेंगे न्यूमैन प्रोजेक्शन, यानी कि इथेन का न्यूमैन प्रोजेक्शन हम ड्रा करेंगे। न्यूमैन प्रोजेक्शन हम कैसे लिखते हैं? अगर आप न्यूमैन प्रोजेक्शन लिखना चाहो इथेन के अंदर, आपको पता है कि 2 कार्बन है, 2 कार्बन चेन है इथेन एक तरह से। तो न्यूमैन प्रोजेक्शन हम कैसे लिखते हैं? एक कार्बन को जो फ्रंट कार्बन है उसको हम एक डॉट से डिनोट कर देते हैं, फ्रंट कार्बन डिनोट से, और जो इसके दूसरा बिल्कुल कार्बन एटम है उसको हम सर्कल से डिनोट कर देते हैं। समझे मेरी बात? मैं कहना ये चाह रहा हूं, जैसे 2 कार्बन है, एक कार्बन को हमने पॉइंट से डिनोट कर दिया और दूसरे कार्बन को हमने क्या कर दिया? सर्कल से डिनोट। जो फ्रंट कार्बन है उसके साथ 3 हाइड्रोजन अटैच हैं इस तरीके से, 1 हाइड्रोजन, सेकंड हाइड्रोजन एंड थर्ड हाइड्रोजन। ये तो है फ्रंट कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन है। अब जो बैक कार्बन के साथ हाइड्रोजन अटैच है, दैट इज 1 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन एंड 1 हाइड्रोजन। इस फॉर्मूले को, इस प्रोजेक्शन फॉर्मूला को हम क्या कहते हैं? एक्लिप्स कन्फॉर्मेशन। एक्लिप्स कन्फॉर्मेशन, और इसको हम फॉर्मूला को कहते हैं न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला। इसको बोलते हैं हम न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला। ओके, कैसे है? 2 कार्बन चेन है, एक जो फ्रंट का कार्बन है उसको हमने पॉइंट से डिनोट कर दिया, और जो बैक का कार्बन है उसको हमने सर्कल से डिनोट किया। फ्रंट कार्बन के साथ भी 3 हाइड्रोजन अटैच है, उसी तरीके से बैक कार्बन जो हमने सर्कल से डिनोट किया हुआ है उसके साथ भी 3 हाइड्रोजन अटैच है। और अब यहाँ पे देखो, एक हाइड्रोजन के पीछे एक हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन के पीछे ये हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन के पीछे ये हाइड्रोजन है। इसका मतलब एक हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन के बिल्कुल पीछे है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? एक्लिप्स कन्फॉर्मेशन। लेकिन जब ये बिल्कुल एंटी होंगे एक दूसरे के, जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है उसके अराउंड हमने रोटेट करना है, एक कार्बन को फिक्स रख के,
दूसरे कार्बन के बॉन्ड्स को हमने रोटेट करना है। रोटेट आप 60 डिग्री पे भी कर सकते हो 60 डिग्री पे भी कर सकते हो, 120 डिग्री पे भी कर सकते हो, 180 डिग्री पे भी रोटेट कर सकते हो। दैट इज कॉल्ड, अगर आप इसको 180 डिग्री पे रोटेट करते हो, इस रोटेशन 180 डिग्री पे करते हो, तो क्या से रोटेशन होगी, आपने ये कार्बन फिक्स रखा और इस कार्बन के बॉन्ड को आपने रोटेट कर दिया 180 डिग्री पे। जब जो कन्फॉर्मेशन बनेगी आपके पास, दैट इज ये बैक साइड कार्बन है, ये फ्रंट का कार्बन है, फ्रंट का कार्बन आपने एज इट इज रखा, ठीक है, लेकिन दूसरे कार्बन को आपने रोटेट कर दिया अराउंड सिंगल बॉन्ड 180 डिग्री पे। जब आप 180 डिग्री पे रोटेट करोगे, जो ये वाला हाइड्रोजन है ये चला जाएगा इसके बिल्कुल यहां पे, और ये वाला हाइड्रोजन चला जाएगा यहां पे, और ये वाला हाइड्रोजन चला जाएगा यहां पे। इसका मतलब बिल्कुल एंटी। हम एंटी कन्फॉर्मेशन क्यों कहते हैं, या फिर स्टैगर्ड कन्फॉर्मेशन इसको क्यों कहते हैं? जब आप इसको देखते हो कन्फॉर्मेशन को, इस कन्फॉर्मेशन के अंदर आप देखो बिल्कुल हाइड्रोजन, एक कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन अटैच है दैट आर बिल्कुल या फिर टोटली एंटी विद अदर कार्बन। इट मींस दूसरे कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन अटैच है और फ्रंट कार्बन के हाइड्रोजन के साथ वो बिल्कुल 180 डिग्री पे है, देयरफॉर दैट प्रोजेक्शन या फिर दैट कन्फॉर्मेशन आर कॉल्ड स्टैगर्ड कन्फॉर्मेशन। उसको हम क्या बोलते हैं? स्टैगर्ड कन्फॉर्मेशन। ओके, जब ये आपने 180 डिग्री पे रोटेट किया है इसको, जब एक हाइड्रोजन के पीछे एक हाइड्रोजन होगा तब तो उसको हम एक्लिप्स कन्फॉर्मेशन बोलेंगे। अगर बिल्कुल एंटी है, बिल्कुल 180 डिग्री पे, तब उसको आप स्टैगर्ड कन्फॉर्मेशन कह दो या फिर एंटी कन्फॉर्मेशन आप इसको कह सकते हो। इसी तरीके से अब तो हमने यहाँ इथेन की डिस्कस करी है, जब आप प्रोपेन की डिस्कस करोगे तो 1 हाइड्रोजन की जगह यहाँ पे आ जाएगा मिथाइल ग्रुप। ओके, जब आप ब्यूटेन की करोगे, जब आप ब्यूटेन की डिस्कस करोगे तब दूसरे कार्बन के साथ एक और मिथाइल ग्रुप अटैच हो जाएगा। इसका मतलब अगर आप ब्यूटेन की डिस्कस करना चाहते हो तो इट मींस, और एक्लिप्स कन्फॉर्मेशन आप लिखना चाहते हो, मिथाइल ग्रुप एक कार्बन के साथ एंड मिथाइल ग्रुप अदर कार्बन एटम के साथ भी अटैच होगा। ओके, इसी तरीके से अगर आप प्रोपेन की करना चाहते हो, प्रोपेन के केस के अंदर एक हाइड्रोजन होगा एंड अनदर मिथाइल ग्रुप, लेकिन उसके अंदर हम 2 कन्फॉर्मेशन डिस्कस नहीं करेंगे, मोर देन 2 कन्फॉर्मेशन डिस्कस करेंगे। वो मोर देन 2 कन्फॉर्मेशन कौन सी होती है वो भी मैं आपको बताऊंगा। मोर देन, फॉर एग्जांपल, उसके अंदर हम रोटेशन करेंगे, पहले 60 डिग्री पे, फिर 120 डिग्री पे करके देखेंगे, फिर 180 डिग्री पे करके देखेंगे, फिर 270 पे डिग्री करेंगे। उसके अंदर 3 या 4 टाइप की कन्फॉर्मेशन हम डिस्कस करेंगे। लेकिन इथेन के केस में अंदर हम क्या करते हैं, इथेन के केस के अंदर सिर्फ और सिर्फ हम 2 कन्फॉर्मेशन ज्यादातर डिस्कस करते हैं। वो 2 कन्फॉर्मेशन कौन सी होती है? दैट इज एक्लिप्स कन्फॉर्मेशन एंड स्टैगर्ड कन्फॉर्मेशन। एक्लिप्स कन्फॉर्मेशन क्या होती है? इन विच द एटम अटैच टू 1 कार्बन एटम टोटली बैक ऑन अनदर कार्बन एटम। एक कार्बन एटम के साथ जितने एटम अटैच हैं, हाइड्रोजन अटैच है, वो बिल्कुल दूसरे कार्बन के अटैच यानी कि बिल्कुल पीछे हैं। उस कन्फॉर्मेशन को हम क्या बोलते हैं? एक्लिप्स कन्फॉर्मेशन। एंड एक्लिप्स कन्फॉर्मेशन आर हायर इन एनर्जी। हायर इन एनर्जी का क्या मतलब है? जब आप इसकी कन्फॉर्मेशन एनालिसिस करोगे या फिर उसका पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम जब आप डिस्कस करते हो तो हमेशा ही एक्लिप्स की कन्फॉर्मेशन ज्यादा, एनर्जी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू एंटी कन्फॉर्मेशन। वो क्यों है? देयर इज रिपल्शन या फिर इंटरेक्शन बिटवीन 2 सेम कंपाउंड या 2 सेम एटम्स। कैसे? अगर मैं ये कहूं एक्लिप्स कन्फॉर्मेशन है जो हमारे पास, उसकी एनर्जी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू एंटी। क्यों है? एंटी कन्फॉर्मेशन की एनर्जी कम है और एक्लिप्स की ज्यादा है। कैसे?
फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक्लिप्स कन्फॉर्मेशन की को ड्रा करता हूं इथेन की, दैट इज एक्लिप्स कन्फॉर्मेशन ऑफ इथेन, ये एक्लिप्स कन्फॉर्मेशन है इथेन की। मैं ये कह रहा हूं कि भाई इसकी एनर्जी ज़्यादा होती है। इसकी एनर्जी ज़्यादा क्यों होती है, एनर्जी ज़्यादा होने का क्या मतलब है और क्यों इसकी एनर्जी ज़्यादा होती है? बिकॉज देयर इज रिपल्सिव इंटरेक्शन, repulsive interaction between two hydrogen atom that are close to each other, जो एक दूसरे के क्लोज है। क्लोज होने की वजह से इनके बीच में रिपल्शन होती है। उस रिपल्शन होने के कारण देयर इज एनर्जी हायर, हायर पोटेंशियल एनर्जी होती है एज कंपेयर टू एंटी कन्फॉर्मेशन। एंटी कन्फॉर्मेशन की बजाय की एनर्जी ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू एक्लिप्स कन्फॉर्मेशन। अगर आप उसका पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम आप देखो, अगर पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम आप बनाना चाहो इसका, तो वो कैसे बनाओगे? फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे लिखते हो किसी नॉर्मल एनर्जी या फिर 0 डिग्री है, ठीक है, तो यहाँ से इसका पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम ऐसे बनता है एंड दैट डिफरेंस इज 12.55 किलो जूल। कैसे? ये जो पॉइंट है यहाँ पे, अगर आप एंगल ऑफ रोटेशन और पोटेंशियल एनर्जी के बीच के अंदर, पोटेंशियल एनर्जी और एंगल ऑफ रोटेशन के बीच के अंदर अगर आप ड्रा करते हो या प्लॉट ग्राफ ड्रा करते हो, तो आपका ग्राफ ऐसा आता है। और ये एनर्जी किसकी है? हायर एनर्जी किसकी होगी? किस कन्फॉर्मेशन की होगी? कन्फॉर्मेशन फॉर एग्जांपल 0 डिग्री पे हमने कन्फॉर्मेशन की, 0 डिग्री का मतलब ये कन्फॉर्मेशन ऐसी ही है। उसके बाद हमने 180 डिग्री पे रोटेट किया। 180 डिग्री पे जब आप इसको रोटेट करते हो तो इसकी कन्फॉर्मेशन क्या आती है? दैट इज एंटी कन्फॉर्मेशन। उसकी कन्फॉर्मेशन क्या आती है? एंटी कन्फॉर्मेशन। and anti-conformation is lower in energy as compared to eclipse conformation। eclipse conformation की एनर्जी ज्यादा होती है और एंटी कन्फॉर्मेशन की एनर्जी कम होती है। ओके, कैसे है? तो अगर आप इसको देखना चाहो तो जो हायर इन एनर्जी है, तो यहां कौन सी कन्फॉर्मेशन आएगी? जो ये पॉइंट है दैट इज हायर इन एनर्जी, इसके कोरोस्पोंडिंग ये वैल्यू जो हमने लिखी हुई है दैट इज 12.155 किलो जूल, ये रोटेशन है। तो यहाँ पे जो लोअर एनर्जी है वो किस कन्फॉर्मेशन की है? दैट इज एंटी कन्फॉर्मेशन। एंटी कन्फॉर्मेशन की लोअर एनर्जी है। और एक्लिप्स कन्फॉर्मेशन हायर इन एनर्जी होता है। हायर इन एनर्जी क्यों होता है? देयर इज स्ट्रेन, एंगल स्ट्रेन भी होता है, वो हम डिस्कस करेंगे आगे क्या होता है एंगल स्ट्रेन, रिपल्सिव इंटरेक्शन उनके बीच के अंदर होती है। इसका मतलब जो हायर इन एनर्जी हमने टॉप में दिखाया हुआ है उसका क्या है? दैट इज एक्लिप्स कन्फॉर्मेशन, वो एक्लिप्स कन्फॉर्मेशन है। ओके, ये यहाँ पे 0 डिग्री पे है। अगर आप -180 डिग्री करते हो तब ये कन्फॉर्मेशन आती है एंटी। अगर आप 180 डिग्री पे यहाँ रोटेशन करते हो तब एंटी कन्फॉर्मेशन हमारे पास ऑब्जर्व होती है। और ये जो हमारे पास हायर इन एनर्जी होती है एट रूम टेम्परेचर अगर आप बात करो दैट इज 12.55 किलो जूल। वो कितनी होती है? 12.55 किलो जूल। नेक्स्ट हम जो डिस्कस करते हैं, जो हम कन्फॉर्मेशन डिस्कस करेंगे दैट इज कन्फॉर्मेशन ऑफ ब्यूटेन। अब मैंने जैसे पहले ही बताया ब्यूटेन के अंदर 4 कार्बन एटम होते हैं। 4 कार्बन, यहाँ 2 कार्बन 2 हाइड्रोजन हैं दैट आर रिप्लेस बाय 2 मिथाइल ग्रुप। वो जो 2 हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएंगे 2 मिथाइल ग्रुप के साथ और उसकी हम एनर्जी डायग्राम डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल इसी तरीके से आप साहॉर्स फॉर्मूला लिख सकते हो, ब्यूटेन का भी साहॉर्स फॉर्मूला आप लिख सकते हो और न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला भी आप लिख सकते हो। उसके साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे
conformation analysis. Conformation analysis means energy difference between various conformation. एनर्जी डिफरेंस हम डिस्कस करेंगे वेरियस कन्फॉर्मेशन का। कैसे है, अगर आप साहॉर्स फॉर्मूला कैसे लिखोगे, अब मैं एक बार बता देता हूं। जैसे हमने इथेन का लिखा है, एक लॉन्ग डायगोनली आपने कार्बन एक बॉन्ड बनाना है जो दो कार्बन के बीच के अंदर है, दैट इज कार्बन नंबर 2 और 3 है। अब आपने 3 ग्रुप इसके साथ अटैच किए हुए हैं। अगर आपने इस तरह से बॉन्ड बनाया दैट इज CH3, इसी तरीके से CH3 ये दैट इज एक्लिप्स कन्फॉर्मेशन। और अगर आप कहो फुली एक्लिप्स, फुली एक्लिप्स क्या है, कैसे कह रहे हैं हम इसको, हम न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला से समझेंगे हम क्यों फुली एक्लिप्स इसको कह रहे हैं। इसी तरीके से जब आप इसको इस कार्बन को फिक्स रखोगे, इस कार्बन को फिक्स पोजीशन पे रखोगे और इस बॉन्ड के अराउंड इसको रोटेट करोगे, दैट इज 180 डिग्री पे अगर आप रोटेट करते हो, देन इट कन्वर्टेड इनटू एंटी कन्फॉर्मेशन। एंटी कन्फॉर्मेशन कहो या फिर स्टैगर्ड कन्फॉर्मेशन, ये चेंज हो जाएगा। किस तरीके से, इट मींस आपने फर्स्ट नंबर का कार्बन है, सॉरी सेकंड नंबर का जो कार्बन एटम है उसको आपने फिक्स रखा, ये डायगोनली बॉन्ड है जिसके अराउंड आपने कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अराउंड आपने रोटेशन की है दूसरे कार्बन की, दैट इज कन्वर्टेड इनटू HH एंड बिलो CH3। इन दिस कन्फॉर्मेशन इट इज एंटी कन्फॉर्मेशन, दैट इज एंटी कन्फॉर्मेशन, ये एंटी कन्फॉर्मेशन है या फिर इसको आप स्टैगर्ड कन्फॉर्मेशन भी कह सकते हो। ओके, अब हम इसको न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला से समझते हैं जिसके अंदर हम वेरियस कन्फॉर्मेशन डिस्कस करेंगे। वेरियस कन्फॉर्मेशन कौन कौन सी, एक्लिप्स कन्फॉर्मेशन, फुली एक्लिप्स कन्फॉर्मेशन, गोची कन्फॉर्मेशन और एंटी कन्फॉर्मेशन। देयर आर 4 टाइप ऑफ कन्फॉर्मेशन हम डिस्कस करेंगे ब्यूटेन की, वो भी न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला से। ओके, दैट इज न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला। न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला फॉर ब्यूटेन। कैसे, फॉर एग्जाम्पल आप न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला जब आप लिखते हो, दैट इज 1 कार्बन जिसको हमने सेंटर पे पॉइंट से डिस्कस किया हुआ है, डोनेट किया हुआ है, बैक कार्बन को हमने सर्कल से डिनोट किया है, इसका मतलब आपने कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 3 ये लिख दिया। उसी तरीके से कार्बन नंबर 1 ये CH3, दैट 2 हाइड्रोजन। उसी तरीके से जो बैक कार्बन है दैट इज सर्कल से हमने डिनोट किया, इसके साथ भी एक CH3 अटैच है, एक हाइड्रोजन अटैच है, एक हाइड्रोजन इस तरफ अटैच है। इस कन्फॉर्मेशन को हम क्या बोलते हैं, दैट इज फुली एक्लिप्स कन्फॉर्मेशन। इस कन्फॉर्मेशन को हम बोलते हैं फुली एक्लिप्स कन्फॉर्मेशन। अब आपने क्या किया, जो बीच का पॉइंट कार्बन है उसको आपने फिक्स रखा और जो बैक साइड कार्बन है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के अराउंड आपने इसको रोटेट कर दिया। रोटेट भी कैसे किया, सबसे पहले हम 1 बाय 1 सबसे पहले हमने 60 डिग्री पे रोटेट किया है। जब आप इसको 60 डिग्री पे रोटेट करते हो तो कौन सी पोजीशन पे आता है, तो इसकी जो न्यूमैन प्रोजेक्शन होगी दैट इज वो इस तरह से होगी, सॉरी H है ये, हाइड्रोजन है दैट इज CH3। जब आपने 60 डिग्री पे रोटेट किया इसको तो यहां पे CH3 आ गया, ओके, यहां पे हाइड्रोजन आ गया और यहां पे हाइड्रोजन आ गया। इसका मतलब ये हाइड्रोजन 60 डिग्री पे हमने रोटेट किए हैं। ओके, उसके बाद जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज, इसको हम बोलते हैं गोची कन्फॉर्मेशन।
इस कन्फॉर्मेशन को, जो सेकंड कन्फॉर्मेशन है, इसको हम बोलते हैं गोची कन्फॉर्मेशन। अगेन आपने गोची कन्फॉर्मेशन जो सेकंड कन्फॉर्मेशन है उसको आपने 60 डिग्री पे रोटेट किया। 60 डिग्री रोटेट करने पे अगेन तो क्या हुआ, ये हाइड्रोजन इस मिथाइल के पीछे चला गया, इस हाइड्रोजन के पीछे ये मिथाइल आ गया और इस हाइड्रोजन के पीछे ये हाइड्रोजन आ गया। कैसे? अगर आप इसको दोबारा 60 डिग्री पे रोटेट करते हो तो आपके पास इस तरह की कन्फॉर्मेशन फॉर्म हो जाती है, दैट इज CH3, ये CH3 है, ये H है, ये H है और ये H है। अब आप इस कन्फॉर्मेशन को एक्लिप्स बोलते हो। इस कन्फॉर्मेशन को हम क्या बोलते हैं? एक्लिप्स। एक जो फर्स्ट कन्फॉर्मेशन हमने लिखी हुई है दैट इज फुली एक्लिप्स। एक तो हमने फुली एक्लिप्स लिखी है, एक हमने लिखी है गोची कन्फॉर्मेशन, एक हमने लिखी है एक्लिप्स कन्फॉर्मेशन। ऐसा क्यों है? एक्लिप्स कन्फॉर्मेशन आप उसको एक्लिप्स कह रहे हो, इसको फुली एक्लिप्स कह रहे हो। इसको हमने फुली एक्लिप्स इसलिए बोला है, जब आप यहां पे देखो मिथाइल के पीछे मिथाइल ग्रुप है, इसका मतलब एक लार्जर ग्रुप के पीछे एक लार्जर ग्रुप है। लेकिन जब आप इस कन्फॉर्मेशन थर्ड कन्फॉर्मेशन की बात करते हैं जिसको हमने एक्लिप्स लिखा है, फुली एक्लिप्स नहीं लिखा, मिथाइल के पीछे हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन के पीछे मिथाइल है, यानी कि एक स्मॉलर ग्रुप किसी बड़े ग्रुप के साथ के पीछे है या फिर बड़ा ग्रुप स्मॉलर ग्रुप के पीछे है, यानी कि वो लार्जर ग्रुप के पीछे लार्जर नहीं है। या अगर मिथाइल के पीछे मिथाइल है यानी कि एक लार्जर ग्रुप के पीछे एक लार्जर ग्रुप है, देयर इज मोर मच इंटरेक्शन, मोर मच रिपल्शन एज कंपेयर टू बिटवीन दीज टू ग्रुप, इसीलिए उसको हमने एक्लिप्स कन्फॉर्मेशन बोला है, इसको हमने फुली एक्लिप्स कन्फॉर्मेशन बोला है। अगर आप दोबारा इसको 60 डिग्री पे रोटेट करते हो, अगेन 60 डिग्री पे रोटेट करने पे अगेन ये यहां पे मिथाइल आ जाएगा, दैट इज मिथाइल, हाइड्रोजन 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 और मिथाइल ग्रुप। अब आप यहां पे देखो मिथाइल के बिल्कुल एंटी मिथाइल, मिथाइल के बिल्कुल एंटी मिथाइल, दैट कन्फॉर्मेशन इज कॉल्ड एंटी कन्फॉर्मेशन। इस कन्फॉर्मेशन को एंटी कन्फॉर्मेशन हम कहते हैं। ओके, फुली एक्लिप्स क्या है? जब मिथाइल के पीछे लार्जर ग्रुप के पीछे कोई एक लार्जर ग्रुप है, जब आपने 60 डिग्री पर रोटेट कर दिया। एंटी क्यों कह रहे हैं हम उसको? हाइड्रोजन के बिल्कुल अगेंस्ट मिथाइल है, इस हाइड्रोजन के अगेंस्ट हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन के अगेंस्ट एक और मिथाइल ग्रुप है। इसका मतलब देयर इज आल्सो इंटरेक्शन बिटवीन देम, इनके बीच के अंदर भी इंटरेक्शन है और इस इंटरेक्शन को हम क्या बोलते हैं? दैट इज गोची कन्फॉर्मेशन। इसको क्या बोलते हैं? गोची कन्फॉर्मेशन, दैट इज कॉल्ड गोची कन्फॉर्मेशन। और इसी तरीके से आपके पास जब आप रोटेट करते जाओगे एक फुली एक्लिप्स और बनेगी, एक एक्लिप्स और बनेगी और एक गोची कन्फॉर्मेशन और बनेगी। दैट कन्फॉर्मेशन आर कॉल्ड गोची कन्फॉर्मेशन। इसका मतलब देर आर 4 टाइप ऑफ कन्फॉर्मेशन इन केस ऑफ ब्यूटेन। ब्यूटेन के केस के अंदर 4 तरह की कन्फॉर्मेशन हम डिस्कस करते हैं, फुली एक्लिप्स, गोची कन्फॉर्मेशन, एक्लिप्स कन्फॉर्मेशन एंड एंटी कन्फॉर्मेशन। ओके, इसी तरीके से आप अगेन 60 डिग्री पे जब दोबारा रोटेट करोगे इसको, दोबारा एक्लिप्स कन्फॉर्मेशन बनेगी। उसके बाद जब आप दोबारा इसको 60 डिग्री पे और रोटेट करोगे देन अगेन गोची कन्फॉर्मेशन बनेगी। आप उसको दोबारा 60 डिग्री पे, इट मींस ओवरऑल रोटेशन जब 360 की हो जाएगी, अगेन फुली एक्लिप्स कन्फॉर्मेशन आपके पास फॉर्म होगी। एंड दैट आर वेरियस कन्फॉर्मेशन ऑफ ब्यूटेन। उसको हम क्या बोलते हैं? वेरियस कन्फॉर्मेशन ऑफ ब्यूटेन। और इसकी अगर आप कन्फॉर्मेशन एनालिसिस देखो, कन्फॉर्मेशन एनालिसिस का मतलब है एनर्जी देखो आप इसकी, तो एनर्जी क्या होगी? तो एनर्जी सबसे पहले आप देखो, सबसे ज्यादा इंटरेक्शन जिसके अंदर सबसे ज्यादा इंटरेक्शन होगी या सबसे ज्यादा रिपल्शन होगी। रिपल्शन बहुत सारी तरह की हो सकती है, टॉर्जनल एंगल स्ट्रेन भी हो सकता है, ठीक है। स्टीरिक स्ट्रेन, स्टीरिक स्ट्रेन का मतलब
भीड़ भाड़ का मतलब जब लार्जर ग्रुप आपस में होते हैं उनकी एनर्जी ज्यादा होती है। जब अगर आप ब्यूटेन की कन्फॉर्मेशनल एनालिसिस लिखना चाहो तो कन्फॉर्मेशनल एनालिसिस क्या होती है वो आपकी बुक में भी दी होगी, लेकिन मैं एक बार बना देता हूं यहाँ पे। क्या होगी कन्फॉर्मेशन, दैट इज अगर आप कन्फॉर्मेशनल एनालिसिस बनाना चाहो ब्यूटेन की, एन ब्यूटेन की, एन ब्यूटेन का मतलब नॉर्मल ब्यूटेन, हेयर यू कैन ड्रा दी पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। इसका मतलब एनर्जी कितनी होगी कन्फॉर्मेशन की, और कन्फॉर्मेशन के अंदर भी एक्लिप्स की कितनी होगी, फुली एक्लिप्स की कितनी होगी, वो सारी हम डिस्कस करेंगे। तो अब यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं, दैट इज फॉर एग्जाम्पल हेयर इज रोटेशन। यहाँ पे आप रोटेशन लिख सकते हो। जब आप फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कोई जीरो लेवल पे एनर्जी है, तो जब आप इसका ग्राफ ड्रा करोगे दैट इज इस तरह से ग्राफ आएगा आपका। ओके, ये 0 डिग्री पे क्या होगा, जो एंटी कन्फॉर्मेशन है, जो एंटी कन्फॉर्मेशन होगी ब्यूटेन की, वो नीचे उसकी सबसे ज्यादा कम एनर्जी होगी। एक तरह से सबसे ज्यादा कम एनर्जी जो होगी दैट इज एंटी कन्फॉर्मेशन की होगी। ओके, उसके बाद एनर्जी किसकी ज्यादा होगी, उसके बाद एनर्जी ज्यादा होगी गोची कन्फॉर्मेशन। गोची कन्फॉर्मेशन क्यों है, क्योंकि देर आर फार अपार्ट, एक तरह से दूर दूर है। गोची कन्फॉर्मेशन हेयर, जो ये कन्फॉर्मेशन है यहाँ पे, ये एनर्जी इसको आप लिखना चाहो दैट इज 3.8 किलो जूल एनर्जी। यहां से जो अगर आप एनर्जी लिखना चाहो एक्लिप्स की दैट इज 14.8 किलो जूल। बुक्स के अंदर कई बार डिफरेंट दी होगी, लेकिन जो यहां से यहां तक की एनर्जी है दैट इज 18 पॉइंट समथिंग 75 किलो जूल। सबसे ज्यादा हायर एनर्जी, सबसे ज्यादा हायर एनर्जी किसकी होगी, दैट इज फुली एक्लिप्स कन्फॉर्मेशन। फुली एक्लिप्स का मतलब है मिथाइल के पीछे मिथाइल होगा, हाइड्रोजन के पीछे हाइड्रोजन होगा, उसको हम बोलते हैं फुली एक्लिप्स। और ये कन्फॉर्मेशन, इसके कोरोस्पोंडिंग जो एनर्जी है इन दोनों कन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग दैट इज एक्लिप्स कन्फॉर्मेशन। एक्लिप्स कन्फॉर्मेशन क्या होगी, हाइड्रोजन के पीछे मिथाइल और मिथाइल के पीछे हाइड्रोजन, उसको हम बोलते हैं एक्लिप्स कन्फॉर्मेशन। ठीक है, जो लेकिन यहाँ 3.8 किलो जूल जो हमने लिखा हुआ है दैट एनर्जी कोरोस्पोंडिंग टू गोची कन्फॉर्मेशन। गोची कन्फॉर्मेशन कौन सी होंगी, दैट इज CH3 CSH HH। जब ये इंटरेक्शन होती है, इस इंटरेक्शन को हम क्या बोलते हैं, गोची इंटरेक्शन। ओके, इस इंटरेक्शन को हम क्या बोलेंगे, गोची इंटरेक्शन। और ये जो एनर्जी जीरो एनर्जी है दैट इज कोरोस्पोंडिंग टू एंटी कन्फॉर्मेशन। एंटी का मतलब है मिथाइल ग्रुप आर फार अपार्ट, एक तरह से बिल्कुल अपोजिट हैं, 180 डिग्री पे हैं, और उनकी एनर्जी बिल्कुल मिनिमम है, लोअर एनर्जी है, उस एनर्जी को हम बोलते हैं एनर्जी कोरोस्पोंडिंग टू एंटी कन्फॉर्मेशन। अब ये था एनर्जी लेवल डायग्राम बिकॉज ऑफ वेरियस कन्फॉर्मेशन ऑफ ब्यूटेन। उसके बाद लास्ट जो मैं नेक्स्ट टॉपिक है या हमारा फैक्टर विच इन्फ्लुएंस द कन्फॉर्मेशनल स्टेबिलिटी, कौन कौन से वो फैक्टर हैं जो कन्फॉर्मेशन की स्टेबिलिटी को इफेक्ट करते हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर ही हम कन्फॉर्मेशनल एनालिसिस या फिर कन्फॉर्मेशन ऑफ एन हेक्सेन या साइक्लोहेक्सेन की भी डिस्कस करेंगे। ओके।